दोस्तों, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज के समय भारत के लिए अगर कोई दुश्मन देश है तो वो शायद अमेरिका है। क्योंकि रिसेंटली भारतीय संसद की तरफ से एक शांति कानून पारित होता है, लेकिन जैसे ही भारत ने भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए इस शांति कानून को पारित किया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NDAA नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आगे चल के इस डॉक्यूमेंट पर हुए साइन के बाद भारत के शांति कानून में शायद कुछ और परिवर्तन या फिर कहें संशोधन करने की जरूरत पड़ जाए। दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत और रूस मिलकर के एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पर चीन और अमेरिका का दबदबा है। असल में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को निकालने के लिए भारत और रूस एक साथ काम करेंगे। इससे न सिर्फ चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी, बल्कि अमेरिका की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के भारत पर, उसे भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रहे अपडेट की बात की जाए तो भारत ने रिसेंटली सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में शांति कहा जा रहा है, इस बिल को पारित किया। उसी हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NDAA कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। अगर शांति कानून की बात की जाए तो बहुत ही आसान भाषा में यह कानून निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को परमाणु ऊर्जा जनरेशन के अंदर एंट्री देता है और अलग अलग कंपनियों को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, जिसमें अगर बड़ी कंपनी है, ज्यादा पैसा है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के पूरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं। बट ये गवर्नमेंट और कुछ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जैसे संस्थानों की अंडर में रह करके काम करना होगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और इससे ये तक एनालाइज किया जाएगा कि भविष्य में इसका मिस यूज ना हो पाए। इसके अलावा कुछ छोटे प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें वो कंपोनेंट्स या फिर रिएक्टर्स या फिर अलग अलग पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस बिल में ये तक कहा गया कि किसी भी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में ऑपरेटर को अधिकतम जिम्मेदारी के तहत 3000 करोड़ रुपए की सीमा के साथ ही बस इतना ही पैसा देना होगा। किसी भी तरीके का डैमेज होता है, बाकी जिम्मा सरकार उठाएगी, क्योंकि यही भारत के अंदर ओपन नहीं था और अभी तक रूल्स ये थे कि अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। अब इस तरीके के सवाल पर कोई भी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर रही थी। इवन भारत की ही कंपनियां भारत के अंदर इस तरीके के प्लांट सेटअप करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि दुनिया के किसी भी देश को अगर आप उठा करके देखेंगे तो ज्यादातर इस तरीके के जितने भी पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, सब पर गवर्नमेंट बॉडीज ही कंट्रोल करती हैं। फिर चाहे वो रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को पार्टनरशिप नहीं देता है। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप देते हुए मोस्टली स्टेक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। बट इंडिया उस फेज में जा चुका है जहां पर हम ओपनली प्राइवेट प्लेयर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक नया स्टेप भी बन जाता है। वहीं जैसे ही भारत की तरफ से शांति बिल पारित होता है, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप NDAA यानी कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत सरकार के साथ काम करने और भारत में डोमेस्टिक न्यूक्लियर रिलायबिलिटी नियमों के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की सलाह दी है। भारतीय संसद ने जो शांति कानून बिल पारित किया है, इसमें प्राइवेट प्लेयर की पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को शायद ये फैसला लेना पड़ा। वहीं ट्रंप की तरफ से साइन किए गए इस डॉक्यूमेंट में अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें मेंटेन करने के लिए में भी भारत के शांति बिल के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत भी पड़ सकती है। बाकी इस प्रोजेक्ट की अगर आप हिस्ट्री खोल करके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। असल में शांति कानून के जरिए भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा एक्ट जिसे 1962 कहा जाता है और 2010 सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज जिसे CLND कहा जाता है, इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। यह कदम संसद के अंदर भारी विरोध के बीच उठाया गया और लोकसभा में विपक्षी दलों ने बिल का संसदीय समिति को भेजने की मांग की है, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और सरकार का कहना है कि यह नियम भारत के अंदर कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज और कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक बनता है। अमेरिका के अंदर NDAA 2026 कानून इसी तरीके से काम करता है और इसी तरीके से
भारत ने इस बिल को बनाने की कोशिश की है और सच में इस कानून को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी, क्योंकि भारत के अंदर जो 2010 सिविल लायबिलिटी डैमेज एक्ट है, इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज या फिर किसी भी देश की कंपनियां भारत के अंदर पूरे के पूरे प्लांट सेटअप करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी को उठानी पड़ेगी। और इसी के साथ अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का हादसा हो जाए तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा नुकसान करेगा। आसपास के लैंड से लेकर के पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो सकता है, इसीलिए बहुत ही रिस्क वाला बिजनेस था और कोई भी कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रही थी। लेकिन पुराना कानून शायद पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि जब भारत के अंदर भोपाल गैस वाला इंसिडेंट सामने निकल के आता है तब कंपनी ने जिम्मेदारी लेने से पूरी तरीके से कतरा गई थी और आज भी लोगों को उतना ही नुकसान हो रहा है और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आज भी उस गैस की वजह से अपनी फैमिलीज में नुकसान देखते चले आ रहे हैं। तो इस कानून के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाएगा जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो पाए। तो भारत सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है और इसी बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। अब एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन हुई थी वो तो पब्लिक नहीं की गई, लेकिन उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। खबर यह है कि भारत और रूस मिलकर के इस सेक्टर में अब कई ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें भारत और रूस की कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी। और भारत और रूस की इस दोस्ती की पहल से न सिर्फ चीन को दिक्कत है बल्कि अमेरिका को भी झटके लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारत पर टैरिफ लगा रखा और भविष्य में प्रोसेस होकर के जो चीजें भारत के अंदर आएंगी वो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है और भारत चाहकर के भी इस पर अमेरिका को किसी भी तरीके की छूट नहीं देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 4 ज्वाइंट वेंचर भारत और रूस के बीच में साइन किए जाएंगे। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व की उनकी खोज करना, उनकी प्रोसेसिंग, उन्हें रिफाइन करके और फाइनल फैक्ट्रीज और प्लांट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोनों ही कंपनीज या फिर कहें कंट्रीज की रहेगी। अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी की दिशा में मोड़ा जा रहा है। इसी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल्स या फिर कहें रेयर अर्थ मेटल्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उन सभी चीजों को अगर सस्टेनेबल एनर्जी से लिया जाए तो बैलेंस या फिर कहें पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिर निकाले कहां से जाएंगे। तो रूस के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन अभी इसकी ज्यादा माइनिंग नहीं हो पाई है और अनुमान के तौर पर दुनिया में रेयर अर्थ और एलिमेंट्स के मामले में रूस 5वां सबसे बड़ा देश है। रूस के पास प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अनुसार उनके पास 29 तरह के रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं, जो कि अभी कुल 658 मिलियन टन के आसपास बताए जाते हैं। इसके अलावा रूस के कोला प्रायद्वीप में अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुछ और बड़े डिपॉजिट फाइंड आउट किए गए हैं। इनकी माइनिंग रोस्टॉम की ओर से की जाती है और एक ऐसी है और लोकेशन है रूस के अंदर जिसका नाम है टॉमटोर। वहां पर भी कई डिपॉजिट्स पाए गए हैं और वहां से भी रूस माइनिंग के प्रोसेस को शुरू करेगा। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी माइनिंग कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। रूस के साथ हम लॉन्ग टर्म ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं और भारत को लंबे समय तक क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स की सप्लाई होती रहेगी। तो क्या सोचते हैं भारत और रूस के इस डिसीजन पर, कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।